जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यानी कि डिसऑर्डर। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता, और अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर यानी कि विकार। ये पार्ट किससे संबंधित है? ये पार्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको विशेष ज़रूरत है, हमारी विशेष अटेंशन की ज़रूरत है, जो किसी विकार या फिर असमर्थता से ग्रसित हैं, जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है। तो हमें पढ़ना है डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर यानी कि विकार, ये एक प्रकार की मानसिक असमर्थता है या एक मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, उसके प्रदर्शन को खराब कर देती है। मतलब प्रदर्शन मतलब उसका डे टू डे परफॉर्मेंस, समाज में जो वो परफॉर्मेंस देता है अपना, घर में, समाज में, विद्यालय में, वो उसका परफॉर्मेंस खराब कर देती है। मतलब एक मानसिक स्थिति, एक मानसिक बीमारी जो किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस यानी कि डे टू डे का प्रदर्शन खराब कर देती है। ये विकार जन्मजात भी हो सकते हैं और ये जन्म मतलब जीवन के दौरान प्राप्त किए हुए भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है ADHD। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एक नंबर में आ सकता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एकाग्रता की कमी, अति चंचलता। मैंने लिख भी दिया हिंदी में, चंचलता मीन्स इसमें जो जिसको भी ये विकार होता है, जो भी बच्चा या बड़ा इस विकार से ग्रसित होता है, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि चंचलता उसमें अधिक है। पर मतलब कॉमन लैंग्वेज में लोग चंचल तो उसको बताते हैं जो थोड़ा सा नटखट होता है, पर यहाँ पर चंचलता का मतलब थोड़ा सा नटखट नहीं, ADHD का शिकार है। तो देखो क्या होता है इसमें, लक्षण क्या होते हैं। चंचलता, प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या को भूल जाना। पर डे आपको डेली क्या काम करना है, अक्सर वो काम ही भूल जाना, ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। दिन में जागते हुए सपने देखना, बैठे बैठे ही सपने देखते रहना, ध्यान कहीं, काम कुछ और कर रहा है, ध्यान कहीं और है, सपने देख रहा है किसी और चीज के। तो ADHD में आता है। किसी एक चीज में ध्यान न लगना, किसी एक काम में लगा दो तो उस काम में थोड़े थोड़े देर पर उस काम से मन हट जाना, 2 मिनट में ही उस काम से मन हट जाना, दूसरे काम पे चले जाना, दूसरे काम से फिर 2 मिनट में मन हट जाना, किसी एक काम में मन लगना ही नहीं। व्याकुल रहना, बेचैन रहना, कहीं पर बैठने को कह दो तो वहीं पे उछलते कूदते रहना, खटिया तोड़ दी। अत्यधिक बातूनी, बैठ जाए किसी के पास तो बात कर करके उसका माथा चाट ले। अत्यधिक बातूनी, छोटी छोटी गलतियां करते रहना, मतलब हर कार्य में छोटी छोटी गलती हो जाएगी। कोई काम दे दो तो घर वाले कहेंगे तुझे काम देना ही भारी पड़ गया, काम दिया और तूने सत्यानाश कर दिया। ADHD का शिकार। अगर किसी बड़े को हो, वो चिंतित रहता है, आक्रोश में, अक्सर आक्रोश में आ जाएगा, अक्सर क्रोधित हो जाएगा, आत्मसम्मान की कमी रहती है उसमें, जल्दी निराश हो जाता है, किसी कार्य को शुरू करेगा और थोड़ी देर में ही उस कार्य से मन हट जाएगा, निराश हो जाएगा, अरे नहीं यार ये मुझ पे नहीं होगा, ये तो बड़ा मेरे लेवल से पार का है, ये नहीं हो सकता, मुझ पे नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा मैं। मूड बदलते रहना, कभी अच्छा मूड है, कभी खराब मूड है, कभी सैड है, कभी गुस्से वाला हो गया, मूड बदलते रहना। पढ़ाई में मन ना लगना, बिल्कुल कतई नहीं। कितना ADHD है, पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा, कितना ही पीट लो, पीटने से क्या होगा। ADHD का शिकार व्यक्ति है। और तुनक मिजाज यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड, बात बात पे गर्म हो जाना, झगड़ा करने के लिए तैयार रहना। कारण, ADHD का कोई निश्चित कारण पता नहीं है, पर फिर भी दो चार ऐसे सामान्य कारण मिल जाते हैं, जैसे कि वंशानुगत होना। अगर माँ बाप को ADHD है, माँ बाप के अंदर अगर ये परेशानी है, तो बच्चे में आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। सिर में कोई चोट लग जाए, अगर सिर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंच जाए तो भी ऐसा हो सकता है। और अनुशासन की कमी, अगर बच्चे को डिसिप्लिन की कमी मिले,
डिसिप्लिन ना रखा जाए उसे, तो भी उसका व्यवहार ऐसा शैतानी वाला, मक्कारी वाला हो सकता है। किसी प्रकार का मस्तिष्क रोग, ब्रेन में कोई, मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, नर्वस टिश्यू कहीं का डैमेज हो गया, या नर्वस टिश्यू कहीं के हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही सिग्नल भेज देते हैं, तो उसमें परेशानी हो सकती है। गर्भावस्था में पूर्ण विकास ना हो पाना, मतलब अगर एक बच्चा, एक किसी भी बच्चे का गर्भावस्था में पूर्ण विकास नहीं हो पाता, तो जन्म के समय उसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम रहे मान लो, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, ज़रूरत से पहले वो 9 महीने की जगह 7 महीने में, 8 महीने में हो जाए, तो उसमें, इस कंडीशन में और भी कई विकार हो सकते हैं। उनमें से एक विकार ADHD भी है। अगर जन्म से पहले हो जाए तो मानसिक विकास पूरी तरह से होता नहीं, जो विकास माँ के गर्भ में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में मतलब मस्तिष्क से जुड़ी कई सारी बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं। उन बीमारी में से एक ये ADHD भी है। दूसरा है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम मतलब लक्षणों का बहुत ज़्यादा विस्तार। स्पेक्ट्रम फिजिक्स का शब्द भी है, जिसमें प्रकाश की किरणें 7 रंगों में टूट जाती हैं और 7 रंगों की एक पट्टी देती है, जिसको हम कहते हैं विब्ग्योर, इंद्रधनुष वाला। तो वहाँ भी विस्तार है, यहाँ भी लक्षणों का विस्तार। लक्षण क्या है? मतलब इसमें जिसको भी ASD होता है उसका विकास प्रभावित हो जाता है, उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा। एक दूसरे से बातचीत करने में और अपने विचारों का आदान प्रदान करने में उसे दिक्कत महसूस होगी। सामाजिक संपर्क और संचार करना, मतलब 2-4 लोगों में बैठकर उसके साथ बातचीत करना, उनकी बातों को अपने से समझना, शेयर करना, ये सब इसके बस की बात नहीं जिस किसी को भी ASD होता है। किसी भी कार्य को बार बार करना, जैसे कुछ छूना, बार बार छूना, कोई चीज़ बार बार बांधना, बार बार खोलना, कागज मिल गया तो बिना बात के कुतरते रहना, जहां कागज देखना कुतरते रहना। मतलब कागज कुतरना एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी काम बार बार करते रहना, ये ASD में होता है। आई कांटेक्ट, किसी से नहीं कर पाना ठीक तरीके से, किसी से आंख मिला के बात करने में शर्म झिझक महसूस होना, ना हाथ मिलाना, ना किसी से गले मिलना, ना किसी के साथ उठना बैठना, बहुत ही सेंसिटिव टच, बहुत ही सेंसिटिव स्मेल, और बहुत ही सेंसिटिव साउंड और टेस्ट। मतलब कुछ भी, थोड़ी बहुत भी स्मेल की बात होगी उन्हें पता चल जाएगा। औरों से ज़्यादा सेंसिटिव, औरों से ज़्यादा सेंसिटिव उनका साउंड, किसी भी बात के, किसी भी साउंड के प्रति प्रक्रिया उनकी दूसरों से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी कि साउंड, टेस्ट और स्मेल, ये उनका ज़्यादा सेंसिटिव होता है। SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से जुड़ी बातें हैं ये। सेंसरी, सेंस ऑर्गन से जुड़ा। तो इसमें क्या है? इसमें मस्तिष्क द्वारा किसी भी चीज़ के प्रति जो जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को प्राप्त करके उसके प्रति प्रत्युत्तर दे पाना ये मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अभी अपने आसपास की किसी चीज़ को देख के समझ जाऊं कि हाँ ये टेबल है, वो पंखा है, वो बोर्ड है, या फिर मैं देख के समझ जाऊं कि सामने से कोई कीड़ा उड़ के मेरी आँख की तरफ आ रहा है, मुझे पलक झपकनी है, या फिर मैं समझ जाऊं कि सामने वाला आ रहा है, वो मुझसे झगड़ेगा। ये समझ पाना और समझ के प्रति उत्तर देना, इसमें तालमेल ही नहीं बैठ पाता है। या तो समझ ही नहीं आएगा, और अगर समझ आएगा तो चाह के भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाऊंगा, चाह के भी भाग नहीं पाऊंगा, झगड़ नहीं पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता है। मीन्स ब्रेन जो कुछ देखता है, जो कुछ समझता है, उस समझ की प्रक्रिया में और प्रत्युत्तर की प्रक्रिया में तालमेल नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन को प्रभावित करता है। ठीक है। एक ट्रैफिक जैम की तरह होता है ये, किसी चीज़ को समझकर प्रत्युत्तर देने में रुकावट, ट्रैफिक जैम की तरह होता है ये। अब जैसे मैंने कहा कि ये सेंस ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो इसका नतीजा क्या होगा? कितने सेंस ऑर्गन, कौन कौन से सेंस ऑर्गन? आँख को, यानी कि देखने की क्षमता को प्रभावित कर देगा, और कान को, यानी कि सुनने की क्षमता को प्रभावित कर देगा। मतलब देख के कुछ समझ ही नहीं पाओगे और प्रतिक्रिया नहीं कर पाओगे जल्दी।
सुन के कुछ समझ के प्रतिक्रिया नहीं कर पाओगे जल्दी, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, हाथ पांव उठाने में दिक्कत हो सकती है, किसी चीज़ की फीलिंग, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन होता है, किसी चीज़ की फीलिंग में दिक्कत हो सकती है आपको। और टेस्ट, जीभ, जो पांचों सेंस ऑर्गन हैं वो पांचों सेंस ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं। टेस्ट लेने में आपको दिक्कत होगी, पता ही नहीं चलेगा किसका क्या टेस्ट है, ये अच्छा खाने में या बुरा है। तो या तो पांचों में से कोई एक सेंस ऑर्गन प्रभावित हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, कोई तीन भी, या फिर पांचों एक साथ सेंस ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं इस एसपीडी में, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। कारण इसका भी इतना विशिष्ट कोई कारण नहीं है, वंशानुगत हो सकता है। अगर पेरेंट्स को एएसडी है तो बच्चे को एसपीडी, मतलब अगर पेरेंट्स को एएसडी है, ऊपर पढ़ा आपने एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर पेरेंट्स को ये है तो बच्चे को एसपीडी यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। और अगर पेरेंट्स को खुद भी एसपीडी है तो भी बच्चे को होने की संभावना रहती है। गर्भावस्था में पूर्ण विकास ना हो पाए अगर, तो भी एसपीडी होने की संभावना रहती है। एसपीडी मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। या फिर अगर बचपन में ठीक से प्यार ना मिला हो बच्चे को, बच्चे की परवरिश में उसको ठीक से प्यार ना दिया गया हो, बहुत ही सख्त वातावरण रखा गया हो, खूब मारा पीटा जाता हो, तो उस कंडीशन में भी वो क्या होता है, बिल्कुल समाज से मेल जोल उसका कट जाता है, ना वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा अकेले में गुमसुम सा। पीट भी दोगे उसे तो ज़्यादा उतना प्रतिक्रिया तो करते नहीं ना, धीरे धीरे उनके अंदर शुरुआती स्तर में एसपीडी डेवलप होगा, फिर बाद में एसपीडी इतना भयानक रूप हो जाएगा कि सारी प्रतिक्रियाएं ही बंद हो जाएंगी। अच्छा, ऊपर एएसडी के कारण भी बताना भूल गया मैं। इसका भी कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, ये भी वंशानुगत हो सकता है, मतलब माता पिता को है तो हो सकता है। जैसे अगर माता पिता में से किसी को डाउन सिंड्रोम है तो बच्चे को एएसडी होने की संभावना है, या बच्चे को ही डाउन सिंड्रोम हो गया है। डाउन सिंड्रोम मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हमारे 21वें क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम फालतू हो जाता है तो व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है, उसका विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास रुक सकता है या फिर मानसिक विकास भी रुक सकता है। तो यदि डाउन सिंड्रोम है तो हो संभावना है कि उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम भी यानी एएसडी भी हो जाए। और अगर भ्रूण के विकास में गड़बड़ी हो, मतलब गर्भावस्था के दौरान ठीक से विकास ना हो, तो एएसडी होने की संभावना है। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए बच्चे को, या फिर गर्भावस्था के दौरान माँ को वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो संभावना है। या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए, कोई ऐसी दवाई ले जिस दवाई की वजह से साइड इफेक्ट हो और फिर वो मानसिक स्थिति को प्रभावित कर दे और एएसडी का कारण बन जाए तो। या फिर कहीं कहीं एनवायरनमेंट लिखा होता है, वातावरण, मतलब वातावरण में किसी एक विशेष प्रकार का प्रदूषक, जैसे कि जिससे किसी को एलर्जी हो स्पेशली, जैसे कोई फंगस, जैसे परागकण, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, किसी को एलर्जी है अगर उस चीज़ से, या फिर एक खास मतलब फंगस होता है हवा में उड़ रहा है, फंगस से किसी को परेशानी है तो वो भी एएसडी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो शरीर को आपके शरीर को इतना प्रभावित करेगा कि आप मानसिक तौर पर परेशान हो जाओगे और फिर वो धीरे धीरे एएसडी में डेवलप होगा। मैंने कहा ना, आपको शुरू में ही कहा कि ये आपको जन्मजात भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि वंशानुगत, यानी कि माता पिता में है आपको हो सकता है, या फिर जीवन के दौरान भी किसी को ये हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को ये वंशानुगत भी हो सकता है या फिर जीवन के दौरान भी हो सकता है। जीवन के दौरान होगा ना, किसी पॉल्यूशन की वजह से, किसी मेडिकल साइड इफेक्ट की वजह से। अगला है ओडीडी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं विद्रोही विकार। ये बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल जाता है। ये इसमें उनमें विद्रोह करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, मतलब कि बड़ों की बात ना मानना, आसपास की चीज़ों को तोड़ना, उसे नष्ट करना, मतलब तोड़ फोड़ मचाना, बड़ों से झगड़ना, उनकी आज्ञा का पालन ना करना, जिद करना, गुस्सा करना बिना बात के, माता पिता से बहस करना, दूसरों को चिढ़ाना, नियमों का पालन ना करना, अपनी गलती दूसरों पर थोप देना और फिर उसे परेशान करना, किसी को जल्दी किसी से जल्दी मित्रता ना होना, व्यवहार में हमेशा नकारात्मकता रहना,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और आत्मसम्मान की कमी, मतलब कहते हैं विद्रोही विकार, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल जाता है। एक उम्र में ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल जाता है ये। हो सकता है ये विद्रोही विकार आगे बड़े होने पर कम भी हो जाए, या फिर यही विकार बना रहे। आसपास की चीज़ों को तोड़ना, नष्ट करना, बर्बाद करना, नियमों का पालन ना करना, बड़ों की आज्ञा का पालन ना करना, उनसे झगड़ना, उनसे बहस करना, दूसरों को चिढ़ाना। एक तरीके से आप कह सकते हो जिस बच्चे को ओडीडी है वो बुली बॉय है। बुली, बुली करने वाला। बुली शब्द समझते हो ना? बुली शब्द का मतलब यही है, किसी को परेशान करना, रैगिंग करना, इस तरीके से। कारण, इसका भी कारण आनुवांशिक, यानी कि अगर माता पिता को है, माता पिता को ओडीडी है, यानी कि यही विद्रोही विकार, या फिर माता पिता को एडीएचडी है, तो संभावना है कि बच्चे को भी ओडीडी हो। मनोवैज्ञानिक, अगर बच्चे, मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक स्थिति, अगर बच्चे का अभिभावक से खराब संबंध है, अर्थात अभिभावक बच्चे को अक्सर मारते पीटते हैं, अक्सर उससे बातचीत नहीं करते, हर छोटी से छोटी गलती के लिए बच्चे को जिम्मेदार ठहरा करके उसे डांटना, उसे मारना पीटना, उस कंडीशन में भी बच्चा विद्रोही विकार का हो सकता है। सामाजिक कारण जैसे कुसंगति, अगर वो बुरी संगति में पड़ जाए, जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। गरीबी, कई बार गरीबी से जूझने के लिए भी किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में विद्रोही संगति आ जाती है, विद्रोही विकार उत्पन्न हो जाता है। माता पिता का तलाक हो गया हो या फिर होने वाला हो, अक्सर उनमें इतना झगड़ा होता हो कि उसे देखकर बच्चा विद्रोही विकार का हो जाए। या फिर बॉडी केमिकल्स और हॉर्मोन्स, शरीर में हॉर्मोन्स का स्तर जो कि आपके ब्रेन को, मतलब आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, उस हॉर्मोन्स का स्तर अगर खराब हो जाए, वो हॉर्मोन्स ज़्यादा उत्पादित होने लगे शरीर में, तो भी विद्रोही विकार उत्पन्न हो सकता है। फिर अगला है ओसीडी, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है भ्रामक, भ्रम। कंपल्सिव मतलब वो भ्रम उसे, उसके लिए रुकावट बन जाए। और डिसऑर्डर मतलब विकार, आप जानते हैं, मतलब भ्रम, ऐसा भ्रम जो कि रुकावट बन जाए किस उसके कार्यों में, उसकी डे टू डे लाइफ में, उसको हम ओसीडी कहते हैं। कि किसी भी उम्र में हो सकता है, और जब हो गया तो फिर ये चलता ही रहेगा आगे, आपको ताउम्र परेशान करेगा ये विकार। और ये विकार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भ्रम में उलझ जाता है और फिर वो उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, मतलब अनावश्यक भ्रम में फंस के डर में जीना। इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छुएगा, छूते ही उसे लगेगा कि अरे नहीं, ये गलत छू लिया, इससे कीटाणु आ गए होंगे मेरे हाथों में, मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए, और वो हाथ धोएगा। फिर किसी चीज़ के संपर्क में आएगा, कभी गेट खोलेगा, कभी कुछ चीज़ छुएगा, अपना फ़ोन छुएगा, अपने कपड़े छुएगा, किताब छू ली, पेन छू ली, कुछ भी छुएगा, छूते ही उसके दिमाग में अरे नहीं नहीं, ये छू लिया मैंने, मेरे हाथ में कीटाणु लग गए होंगे, जर्म्स हो गए होंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, और वो हाथ धोएगा तुरंत। तो ओसीडी विकार में एक व्यक्ति बार बार अपने हाथ धोता रहता है। एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है ऐसा। इसी में ये होता है कि इसी में एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कि किसी व्यक्ति को अगर ओसीडी है, उसे लगेगा यार थोड़ी सी चोट लग गई, उसके दिमाग में भ्रम हो जाएगा कि अरे यार ये चोट लग गई, कहीं ये चोट बड़ी ना हो जाए, कहीं इस घाव में मवाद ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये घाव बड़ा हो जाए, सेप्टिक बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कैंसर बन जाए, इसमें टीबी हो जाए। व्यक्ति दिमाग में इस तरीके से, इस हद तक ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर से परेशान होता है कि वो छोटी से छोटी चोट के लिए भी इतना परेशान हो जाता है अपनी सोच से कि इलाज के लिए जगह जगह भागता फिरेगा, तरह तरह की काम करेगा, प्रिकॉशंस करेगा। तो ये पांचों विकार क्लास 12th में हैं, पढ़ने हैं। पांचों विकार बड़े सामान्य तौर पर देखने को मिल जाते हैं। हर विद्यालय में आजकल CWSN बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर टीचर्स भी होते हैं, जिनका काम होता है उन्हें इन विकारों पर किसी न किसी तरीके से जीत हासिल करके उन्हें इस लायक बनाना कि वो
अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर सकें। तो कुछ और डिसऑर्डर्स मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, बॉडी रेज करके कुछ और डिसऑर्डर्स लिख दिए हैं, ये भी आपको जान लेना है, क्योंकि ये भी कॉमन डिसऑर्डर्स ही होते हैं, अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। सबसे पहले गैड, GAD, गैड, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बड़ा सामान्य होता है किसी भी व्यक्ति में किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के बार बार चिंतित रहने की प्रवृत्ति, मतलब चिंतित रहने की टेंडेंसी हो जाती है। कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और चिंतित रहता है, जैसे कि पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आएगा, या फिर स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है अगर, तो चिंता का कारण है ही है। कैसे होगा कि अगर अभी ठीक है, अभी हेल्दी है, लेकिन वो आगे के लिए सोच रहा हो कि यार मेरा अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो मैं कैसे मेंटेन करूँगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊँगा, मैं कैसे अपना इलाज कराऊँगा मैं, या फिर बेटी की शादी कैसे करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा, कैसे अच्छा लड़का ढूंढेगा, या फिर पढ़ाई कैसे कराएगा बच्चों की। मतलब किसी छोटी बात को लेकर के बार बार सोचते रहना और चिंतित रहना, इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। फिर है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब किसी भी बड़े एक्सीडेंट, मतलब घटना या दुर्घटना के बाद वो दृश्य इंसान के मन में बार बार उभरता रहे, उसके फ्लैशबैक्स आते रहें और वो उसको टेंशन और डिप्रेशन दे, चिंतित करें उसको, वो कहलाता है PTSD। कोई भी भयानक दुर्घटना, मान के चलो कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, इतना भयानक एक्सीडेंट था कि मतलब मान लो टक्कर लगी, भेजा खुल के सड़क पे बिखर गया है, या फिर इतनी ज़ोरदार टक्कर लगी है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना ज़्यादा भयानक सीन रहा हो वो कि व्यक्ति के दिल दिमाग में बस गया हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसका जानने वाला रहा हो, कोई रिलेटिव रहा हो, तो और ज़्यादा वो उसके दिलो दिमाग में बस गया हो। अब कभी भी मतलब बैठे बैठे दिन में किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम उसको वो इंसिडेंट्स याद आ जाता हो और बहुत टेंशन महसूस होती हो, ये उसे कहा जाता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसकी यादों से उभर ना पाना। जैसे उदाहरण देखा होगा आपने, वो करण अर्जुन मूवी है, उसमें जो माँ होती है उनकी, उसको अक्सर फ्लैशबैक्स आते हैं। हाँ, बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत यूज़ किया गया, वो नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव दिमाग में क्रिएट करते हैं और नज़र आते हैं फ्लैशबैक्स। दैट इज़ PTSD। फिर तीसरा है पैनिक डिसऑर्डर्स। इसमें व्यक्ति को बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, जैसे सोया रहेगा, अचानक से डर के उठ जाएगा, किसी चीज़ का डर, जैसे उसे लगे कि भाई उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई उसे मारने वाला है, किसी भी चीज़ का पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक में डर के उठेगा, पसीने से लथपथ, पसीने आने लगेंगे उसे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी उसे, का शरीर में कपकपी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें महसूस होती हैं जब किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं इस तरीके के डर की वजह से। फिर है एगोराफोबिया। इसमें एक व्यक्ति को किसी भी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जाने से डर लगता है जहाँ जाने से उसे असुरक्षा या फिर अनकंफर्टेबल महसूस होता हो, डर भी लगता हो। मतलब ऐसी जगह जाने से डर लगना जहाँ जाने से उसका डर बढ़ जाता हो, उसको असुरक्षा या अनकंफर्टेबल महसूस होता हो। जैसे कि बहुत ऊंचाई पे जाने से, कुछ लोग होते हैं ना, अरे नहीं नहीं भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ज़्यादा ऊंचे पे नहीं जाऊँगा वरना मुझे चक्कर आने लगते हैं, मेरा जी घबराने लगता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा जी घबराने लगता है, मैं ऊंचाई पे नहीं जाऊँगा। तो वो हमेशा ऊंचाई पे जाने से डरते हैं। या होता है ना किसी को, किसी हवेली पे या किसी गांव देहात में घर हो कोई सुनसान सा, भाई वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, तो वो एगोराफोबिया है। जैसे अभी वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसमें देखा होगा आपने, एक पेड़ होता है, उस पेड़ के पास जाने से पूरा गांव डरता है, रात के समय सब उसे कहते हैं कि भूत वाला पेड़ है। तो वो उन लोगों के लिए एक तरीके से एगोराफोबिया हो गया, उस जगह जाने से डरना। फिर अगला सैड, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति सामाजिक मेल जोल बढ़ाने से डरता है,
वो इस बात से डरता है कि जब वो समाज में जाएगा तो लोग उसे किस तरीके से जज करेंगे, क्या उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे या पॉजिटिव बोलेंगे, उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके मन में समाज को लेकर इतनी ज़्यादा अवधारणाएं, इतनी ज़्यादा कंसेप्शंस बने होते हैं कि उसे समाज में जाने और मेल जोल रखने से ही डर लगता है। कैसे उसे परखा जाएगा, कैसे उसका इवोल्यूशन किया जाएगा। तो ऐसे लोगों में एसएडी यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। जाने से ही डरते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं ना जाऊं वो अच्छा है। फिर अगला है बीडीडी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति को अपने शरीर के लुक्स के बारे में सोचकर बार बार चिंता होती है, नेगेटिव विचार आते हैं मन में कि अगर उसे कह भी दो, अगर कोई उसे पॉजिटिव फीडबैक दे भी देता है तब भी उसे लगता है अरे नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कुछ और करना चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं है, वो कुछ और करना चाहिए। जैसे ज़्यादातर आपने फीमेल में देखा होगा या मेल में भी देखा होगा आपने अक्सर, यार ये ड्रेस अच्छी लग रही है क्या मुझ पे, अगर आप कह भी दोगे नहीं यार ये बढ़िया लग रही है, फिर भी अरे नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहन के आती हूँ या दूसरा पहन के आता हूँ। वो दूसरा पहन के आएगा, दूसरे का फीडबैक भी अगर आप दे दोगे, अरे नहीं ये भी बढ़िया लग रही है, तो भी मन में रहेगा कि नहीं यार ये अच्छी नहीं है, पहले वाली अच्छी थी, या ये अच्छी नहीं है, कोई और ट्राई करता हूँ। तो बॉडी को लेकर के मन में ऐसे विचार रहना, बॉडी लुक को लेकर हमेशा मन में नेगेटिव विचार रहना, किसी के पॉजिटिव फीडबैक देने के बाद भी यकीन ना होना कि हाँ वो सही कह रहा है, दैट इज बीडीडी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अगला है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बदला हुआ, कन्वर्ट माने बदला हुआ। कन्वर्जन डिसऑर्डर में जब एक व्यक्ति सामान्य स्थिति से विकलांग बन जाता है, अब विकलांग शब्द का तो प्रयोग ही नहीं करना होता है क्योंकि हमें एटिकेट्स की बात करनी होती है, एक सामान्य व्यक्ति से असमर्थ यानी कि डिसेबल पर्सन में कन्वर्ट हो जाए, एक दिव्यांग बन जाए, तब उसकी मानसिक स्थिति ही उसे, उसकी स्थिति को और खराब या ठीक बना सकती है। जैसे कि अगर किसी किसी ने अपने देखने की क्षमता खो दी है, या किसी ने अपने हाथ पैर खो दिए हैं, या किसी पर एसिड अटैक हो गया है, पूरा फेस जल गया है, उस कंडीशन में उसकी मानसिक स्थिति तो जाहिर सी बात है बिगड़नी ही है। वो ये सोचने लगेगा कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, अब मैं देख ही नहीं सकता तो मैं लाइफ को कैसे जीऊँगा, हाथ पाँव नहीं रह गए तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं कैसे जीऊँगा, फेस खराब हो गया तो अब मैं तो लाइफ मैं बाहर नहीं निकल सकता, दूसरों के सामने कैसे जाऊंगा। ये मानसिक स्थिति उनकी खराब होती ही है। हमारा काम होता है, उनके आसपास वालों का काम होता है, उनके दोस्त मित्र रिश्तेदारों का काम होता है कि उनका मानसिक स्तर ठीक बनाए रखें, उनका हौसला बनाए रखें, ताकि वो अपने ज़िंदगी को दोबारा से नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश कर सकें। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता क्या है, उसमें जब कोई एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से दिव्यांग में परिवर्तित हो जाता है तो फिर उसको बार बार अपने मन में नेगेटिव चिंता लगी रहती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से। इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर अगला है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि खाने से जुड़ी संबंधी विकार शरीर में। जैसे इसमें एक व्यक्ति असामान्य तरीके से, मतलब अनकॉमन तरीके से खाना खाता है। जैसे इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे बिंजे ईटिंग। इसमें एक व्यक्ति वेट गेन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खाता है कम से कम समय में, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है कम समय में ताकि वो वेट गेन कर सके। हमेशा दिन भर चरता ही रहेगा, लगेगा कि भाई अभी तो तूने खाया था, इतना सारा खाया था, फिर उतना ही सारा दोबारा थोड़ी देर बाद, फिर उतना सारा दोबारा थोड़ी देर बाद। शरीर पे अननेसेसरी, शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालना। दूसरा बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति वेट बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, बिंजे ईटिंग करता है, फिर उसे लगता है कि नहीं यार मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरा वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो फिर वो क्या करता है, पर्जिंग करता है। पर्जिंग का मतलब है अपना मुंह में उंगली करके उल्टी करके बाहर निकालना, एक्सेस खाया हुआ खाना बाहर निकालना। तो डिसऑर्डर ये है ना, पहले ज़बरदस्ती खाओ ठोक ठोक के और फिर उंगली करके बाहर निकालो उसे, तो इसे कहते हैं हम बुलिमिया नर्वोसा। फिर है एनरोक्सिया नर्वोसा। एनरोक्सिया नर्वोसा में अपने वजन और अपने भोजन के प्रति लोग
पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे वेट बढ़ाना चाहिए और मैं इतना वेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर वेट बढ़ाने के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे। और जब उनका वेट एक लिमिट कैटेगरी से ज़्यादा बढ़ जाए, सपोज करो कि 58 किलो सेट कर रखा है कि 58 से 60 रहना है, और ज़्यादा खाने की वजह से अब वेट 62 किलो 63 किलो तक पहुँच गया, तो अब फिर दिमाग में फिर वही सनक, नहीं नहीं ज़्यादा हो गया, अब मुझे कम करना है, तो फिर उसके लिए ज़बरदस्त डाइटिंग शुरू, ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया। डाइटिंग के क्या नुकसान होते हैं मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोज़ में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में बता चुका हूँ। तो अब डाइटिंग करना शुरू कर दिया तो पता चला वज़न 58 से ज़्यादा ही कम हो गया, तो फिर दोबारा ज़्यादा खाना शुरू कि नहीं, मेरा वज़न ज़्यादा कम हो गया, मुझे ज़्यादा करना है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में कभी ज़्यादा खा करके वेट बढ़ाने लगते हैं, कभी डाइटिंग करके वेट घटाने लगते हैं, हमेशा यही प्रॉब्लम उनके साथ चलती रहती है। चौथा है रूमिनेशन डिसऑर्डर। रूमिनेशन मतलब, रूमिनेंट मतलब घास खाने वाले चौपाया जानवर। अब रूमिनेशन डिसऑर्डर जिसे होता है वो बिल्कुल उनकी तरह करता है जैसे गाय भैंस जुगाली करती है, खूब एक बार खा लेगी और खाली समय में बैठ करके खाना उनके मुंह में वापस आता है और वो उसे चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो रूमिनेशन डिसऑर्डर में भी यही होता है, जिसको ये डिसऑर्डर हो गया है वो खाने को वापस लाकर मुंह में चबाता रहेगा और फिर निकलेगा उसे। तो इस डिसऑर्डर को रूमिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स थे जो आपने जान लिए, और बाकी भी आपको बता दिए मैंने कि एसएडी, सॉरी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, या फिर ओडीडी क्या है, ओसीडी क्या है, ये सब जान ही लिया आपने। अब आपको जानना है कि जो ये CWSN बच्चे होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं, या असमर्थ व्यक्ति, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, इनके साथ आपका कैसा एटिकेट होना चाहिए। इनके साथ आपका एटिकेट अच्छा होना चाहिए। कुछ कॉमन एटिकेट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि आप इनका आत्मसम्मान कभी मत तोड़िए, ये सबसे ज़रूरी एटिकेट है। लगना चाहिए कि आप इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें फिर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन खराब होता नज़र आता है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बने रहने दीजिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, तो ये कहना कि वो अंधा व्यक्ति है या वो बहरा व्यक्ति है, ये एटिकेट्स में नहीं आता है। ये कहना कि वो जो देखने में असमर्थ है, जो सुनने में असमर्थ है, ऐसा कहना भी एटिकेट्स में आता है। उसके बाद जैसे कोई व्हील चेयर पे बैठा व्यक्ति है, तो उसके व्हील चेयर पे ऐसे भार डाल के खड़े रहना, उससे बात करते हुए झुक जाना उसके व्हील चेयर पे, ये भी एटिकेट्स में नहीं आता। उसके पीठ पे हाथ मार के उसको थपथपा के कुछ कहना, ये भी एटिकेट्स में नहीं आता है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप मुलाकात कर रहे हैं जो देखने में असमर्थ है, तो पहले अपना डिस्क्रिप्शन और बारी बारी से आपके साथ जो है सबका डिस्क्रिप्शन दीजिए, और जब उसके साथ सारी बात आपकी ख़त्म हो जाए, तो ये नहीं कि वो बैठा हुआ है, देख तो सकता नहीं आपको, वो बैठा है, आप उठ के चुपचाप चल दीजिए। उसे लग रहा होगा कि अभी सामने वाला कोई बोलेगा, यहीं बैठा है। जब जाने लगिए तो उसको बताइए कि हाँ, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। ये एटिकेट्स में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो सुनने में असमर्थ है, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो साइन लैंग्वेज समझते हैं, या फिर जब आप बोल रहे होंगे तो आपके लिपसिंग को समझेंगे। तो एक एटिकेट्स ये भी होता है कि आप धीरे धीरे बोलिए और अपनी लिपसिंग को साफ रखिए, ताकि वो आपके लिपसिंग को, आपके होठ के हिलने को देखकर समझ सकें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते समय ज़्यादा रुकते हैं, हकलाते हैं, तो उनके साथ आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मतलब अगर कुछ पूछना भी है, प्रश्न भी पूछना है, तो इस तरीके से पूछना चाहिए कि छोटे से छोटा जवाब हो। ऐसा नहीं कि जब आप पूछें तो इतने लंबे लंबे जवाब हों उसके कि वो लंबा टाइम लगे बोलने में और वो हकलाता रहे और उसे गिल्टी फील होने लगे अपने आप में कि यार मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा इनसे ठीक से। तो ये कुछ एटिकेट्स हमें ध्यान रखने चाहिए कि जब किसी डिसेबल पर्सन या CWSN पर्सन के साथ हम हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर CWSN बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स है उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है। तो ऐसे बच्चे जो असमर्थ हैं, उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो कम होती है।
वो औरों के मुकाबले ज़्यादा भाग दौड़, ज़्यादा खेल कूद, ज़्यादा बोल चाल ये सब नहीं कर पाते। तो अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में उनको लगाते हैं तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी सुधरती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनका फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि जो पूरी तरह से डिसेबल्ड हैं, जैसे किसी के पास पैर नहीं है या किसी के पास हाथ नहीं है, तो वो उससे संबंधित कार्य तो नहीं ही कर सकता है। लेकिन अगर किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो ज़्यादा किसी के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं करेगा, अलग थलग रहेगा, तो एसओ का फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगर हम उन्हें खेल कूद या फिजिकल एक्टिविटी में उतारेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छी होगी। किसी भी प्रकार का डिसेबल पर्सन हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, उसका शरीर का एंडोरेंस बढ़ेगा, है ना। और ओबेसिटी से बचेगा, अगर मोटा है तो घट जाएगा, और अगर नहीं तो भविष्य में मोटा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिविटी से जुड़ जाएगा ना, तो ओबेसिटी से बचेगा। और लाइफस्टाइल डिजीज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। लाइफस्टाइल डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी डिजीज जो हमारी जीवन शैली के कारण होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ये हम क्या खाते हैं और कितनी एक्सरसाइज करते हैं उस पर भी निर्भर करता है ये सब डिजीज़ें। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ होने की संभावना भी कम हो जाएगी। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा। जब वो कुछ लोगों के बीच में घूमेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा। और मेंटल इम्प्रूवमेंट, ये आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सिर्फ शरीर ही अच्छा नहीं होता, दिमागी तौर पर भी हम अच्छे होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, तो मेंटल इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होता है। और जब वो कुछ लोगों के बीच में, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के बीच में खेलेंगे तो उनका सामाजिक व्यवहार भी सुधरेगा। वो दूसरों के साथ निकलना, घुलना मिलना, डील करना सीख जाएंगे। अब जैसे किसी को बीडीडी है, वो ज़्यादा निकलना ही नहीं चाहता बाहर, समाज से डरता है, तो वो ऐसे कंडीशन में समाज के साथ घुलना मिलना सीख जाएगा। ठीक है ना, उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन जब हम CWSN या डिसेबल्ड लोगों को, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में उतारते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, प्लान करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं किसी को भी उतार देंगे और किसी भी गेम में उतार देंगे। हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आखिर उनमें किस तरीके की डिसेबिलिटी है, और फिर उसी अनुसार उनको उस प्रकार के खेल में या फिजिकल एक्टिविटी में उतारना चाहिए। फिर जब हम फिजिकल एक्टिविटी में उतारें तो उनको उसी प्रकार का एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है उस प्रकार का स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, विशेष वातावरण उनको प्रदान करना चाहिए। उनकी डिसेबिलिटी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स उन्हें देने चाहिए। जैसे CWSN बच्चों को थोड़ा चमकीले रंग के और अट्रैक्टिव कलर के बॉल्स देने चाहिए। और जैसे कोई पैरों से असमर्थ है, हाथों से चल रहा है, तो गेंद जो दी उन्हें फेंकने के लिए उसमें रस्सी बंधी हो, ताकि वो, कोई व्हीलचेयर पे है या कैसे भी, रस्सी से गेंद फेंके और रस्सी से वापस खींच सके, ताकि दोबारा, वरना वो गेंद ही लेने के चक्कर में उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जिस भी खेल या एक्टिविटी में उतार रहे हैं हम उन्हें, वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखना होगा कि भाई उससे, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और जब हम इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में उन्हें डालें तो हमें उनके एक्सपर्ट्स की भी सलाह लेनी चाहिए। हम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, जो कि साइन लैंग्वेज जानता हो, है ना, और जो देखने में असमर्थ हैं उनको डील करने वाले भी हों हमारे पास, तो एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। और और जब कोई फिजिकल एक्टिविटी में डालें तो हमें उन बच्चों का पुराना एक्सपीरियंस भी नोट कर लेना चाहिए, कि जब वो बच्चे पहले कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज किए गए, लगाए गए, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किसी को तकलीफ हुई या किसी ने कितना इंटरेस्ट लिया, नहीं लिया, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी पहले बना लेनी चाहिए। उनको स्पेसिफिक
एनवायरनमेंट के साथ साथ स्पेसिफिक प्लेस भी देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ी जगह में उन्हें डाल दिया, वो खुद ही में खो जाएं, उलझ जाएं। क्योंकि इन बच्चों को या इन लोगों को जब खिलाने के लिए उतारते हैं हम, खिलाने के लिए लगाते हैं हम, तो इनको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रेस्ट चाहिए, ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है इन पर। तो थोड़ा एरिया भी लिमिटेड होना चाहिए और नियम भी इन्हीं के अनुसार बदल देने चाहिए, जाने चाहिए। क्योंकि मान लो किसी नॉर्मल व्यक्ति को कोई कार्य करने में 1-2 मिनट लग रहा है और वैसा कोई कार्य अगर इन्हें दिया है तो इनके लिए 3-4 मिनट का समय होना चाहिए, उनसे ज़्यादा समय। नियमों में बदलाव हो जाने चाहिए। भाई रिटर्न एग्ज़ाम्स में भी देखे हैं मैंने कि जहाँ पर हमें 2 ढाई ढाई घंटे का समय मिलता है, वहाँ पर CWSN को 3 घंटे का समय मिलता है, डिसेबल्ड को थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ एटिकेट्स हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप यूं ही मेरे साथ लगे रहेंगे और सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।